आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री में। हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक, इससे पहले हम लोग नौ पाषाण काल के बारे में लगभग पढ़ लिए थे। ये हम लोगों को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। नौ पाषाण मतलब पाषाण काल पूरा प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में। और हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि प्रीलिम्स के साथ साथ अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप उसको लिख सकें, उसमें कोई दिक्कत समस्या ना हो। साथ में डायग्राम कैसे बनाएंगे, मैप का कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे, अगर सिंधु घाटी सभ्यता दिखाना होगा तो कैसे मैप का प्रयोग करेंगे, इसमें भी बहुत कुछ अभी समझेंगे जानेंगे। तो आप इसको अंत तक देखते रहिए, पूरे डिटेल में इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे नौ पाषाण काल के बारे में, मतलब अंतिम था पाषाण काल का अंतिम वाला काल, नौ पाषाण काल के बारे में, ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़े थे। यानी तांबा के लोग उपयोग शुरू कर दिए थे। और आपको एक बात बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता थी। पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर गांव भी थे। नगरीय सभ्यता का मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ पर गांव नहीं थे, यहाँ पर गांव भी थे, लेकिन सबसे अधिकता जो थी नगरों की थी। ठीक है, ये अपने नगरों के कारण फेमस हुआ। तो आपका मन में ये सवाल होगा कि एक बात बताइए हमको, अभी तो ये नौ पाषाण काल में और ताम्र पाषाण काल में लोग बस्ती बनाकर रहा करते थे, छोटे छोटे गांव जैसा बनाकर रहा करते थे। अचानक ये उसी क्षेत्र में, किसी और क्षेत्र में नहीं, इसी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भी तो लोग मिले थे ना नौ पाषाण काल के। इस क्षेत्र में भी ये कैसे इतना अधिक परिवर्तन आया कि लोग नगर बनाकर रहने लगे। नगर ऐसा वैसा नगर नहीं था ये। उस समय की जितनी भी सभ्यताएं थी, चाहे मिस्र की सभ्यता हो गई या मेसोपोटामिया की हो गई या सुमेर सभ्यता हो गया, इस सारे सभ्यताओं से बहुत अलग था। ये वर्तमान समय में जो नए हाईटेक सिटी बनाए जाते हैं, जैसे जल निकासी प्रणाली बनाई जाती है, जैसे इन हाईटेक सिटी में घर बनाए जाते हैं, ये सब, और जैसे स्विमिंग पूल बनाए जाते, तो सब कुछ यहाँ पर मौजूद था। तो ये कैसे अचानक हो गया, कैसे नहीं हुआ, देखिए। 3000 ईसा पूर्व के, ध्यान से समझते रहिएगा। 3000 ईसा पूर्व में आपको समाप्ति बताए हैं थे हम। 3000 ईसा पूर्व में कौन खत्म हुआ था? नौ पाषाण काल खत्म हुआ था। ये चालू कब से होता है पता है? ये सिंधु घाटी सभ्यता वाला काल, इसका कब समय चालू होता है? इसका समय माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। तब बीच में कितना कितना साल का समय है यहाँ पर? 500 साल। 500 साल में ये लोग बहुत बदल गए थे। आप कहेंगे 500 साल में इतना कैसे बदल जाएंगे? दिखाते हैं आपको, उदाहरण समझाते हैं। अभी हमारा देश आज़ाद हुए कितना साल हुआ? लगभग अगर उधर से कर ले तो वो 53 साल हुआ, और ये 24, लगभग 77 साल हुआ। ठीक, 77 साल हमारा देश आज़ाद हुए हुआ। आज़ादी के बाद देखिए कितना परिवर्तन आ गया। शहर कैसे बदल गए हैं, शहर के साथ साथ कितना हम लोग का जीवन बहुत बदल गया है। बताइए, 77 साल में ही इतना हम लोग बदल गए हैं। तो क्या लगता है 500 साल में ये लोग नहीं बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। और उस समय तांबे की भी खोज हो गई थी, और तांबे के साथ साथ ये लोग तांबा और टीन मिलाकर कांसा भी बनाने लगे थे। तो मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। यहाँ पर लोहे का खोज नहीं हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। लोहे का प्रमाण कहीं नहीं मिलेगा। सोना का प्रमाण मिलेगा आपको, चांदी का प्रमाण मिलेगा, लेकिन लोहा का प्रमाण कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले इसको थोड़ा समझ लिए, अब इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, इसका खोजकर्ता कौन है। आपसे सीधा सवाल पूछ दिया जाता है, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया? इसका स्थलों का नाम नहीं लेकर इसको पूछा जाता कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया। तो आप ही अंतिम तक बता दीजिएगा, आप ही अंतिम तक आंसर दीजिएगा कि इसका खोजकर्ता किसको माना जाए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में, जो सिंधु घाटी सभ्यता था उस समय, जो भारतीय पुरातत्व, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता खोजा गया था किसके द्वारा खोजा गया था? भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा खोजा गया था। उस समय अंग्रेजों का शासन काल था, अंग्रेजी सरकार थी भारत में। उस समय जो पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे जॉन मार्शल। यही महानिदेशक के रूप में काम कर रहे थे। जब भी देखिएगा महानिदेशक ये थे। लेकिन महानिदेशक इन सारे जगहों पर तो खोज करता नहीं है। क्या करता है महानिदेशक? खोज नहीं करता है। सिर्फ महानिदेशक तो गाइडेंस देता है। महानिदेशक के अलावा भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने क्या करा, अलग अलग जगहों का खोज करा। जगह को खोज करने में जॉन मार्शल का आप देखिए कि नाम नहीं आ रहा है, ये सिर्फ महानिदेशक है। खोज करने में जैसे आपको हड़प्पा का पूछ दीजिए, हड़प्पा का खोज करता किसको मानेंगे? तो ये दयाराम साहनी को कहा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद दयाराम साहनी को कहा जाता है, और फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो खोज किसने किया? राखल दास बनर्जी। उस समय महानिदेशक जॉन मार्शल थे, और ये लोग जो थे वो पुरातत्व विभाग में इनको एक एक जिम्मेवारी दिया गया था कि आप इस जगह को खोजिए। अलग अलग जगह को खोजने की क्या दिया गया था? जिम्मेवारी। मतलब यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, एक और बात तो आप कहेंगे कि अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता तो कब से चालू हुआ? तो 1921 में सबसे पहला स्थल मिला था। 1921
1921 में सबसे जो पहला स्थल मिला था हड़प्पा मिला था। तो आप कहेंगे क्या 1921 के पहले लोगों को पता नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में? पता था, पता था। 1900 मतलब पूरा तरीका से नहीं। देखिए क्या हुआ, हुआ भी क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, खंडहर के रूप में था। किस रूप में था? खंडहर, उस पर धूल मिट्टी सब जम गए थे। अब आप अपने आसपास देख लीजिए, गांव में कोई घर ऐसा होगा जो खंडहर हो गया हो, ठीक, खंडहर हो गया हो, तो उस पर क्या जम जाते हैं? धूल मिट्टी ये सब जम जाता है, और धूल मिट्टी जमने के बाद हम टीला जैसा बन जाता है। तो क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार ने उस समय वहां से रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। तो अंग्रेजी सरकार ने जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तो लोगों ने क्या कहा, अरे यहाँ पर तो बहुत बढ़िया बढ़िया ईंटें हैं, और बढ़िया बढ़िया ईंटें हैं, तो काम करो, रेलवे लाइन में उस समय ईंटों की भी जरूरत पड़ती थी। तो सारे बढ़िया बढ़िया ईंटों को क्या कर लिए, वहां से उखाड़ लिए। उनको नहीं पता कि बड़ी सभ्यता है क्या, वो देख किसी का घर होगा, चलो उखाड़ लो, जिसका भी घर हो, उससे क्या मतलब फर्क पड़ता है, उखाड़ लिया जाए ईंट। तो उसने वहाँ बहुत सारी ईंटें वहाँ से निकाल लिए गए, और रेलवे लाइन क्या कर दिया गया, बिछा दिया गया, ठीक है। और रेलवे लाइन बिछा दिया गया। लेकिन इससे पहले भी, आप कहेंगे इससे पहले भी किसी को पता था क्या? तो देखिए, इससे पहले भी इन लोगों को 1800, आप देखिएगा 1826 ईस्वी, 1826 ईस्वी, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया गया था। लेकिन पता लगाया गया तो इन्होंने बताया भी अंग्रेजी सरकार को, देखिए ऐसा ऐसा बात है, तो किसी ने कुछ सुना ही, भाई क्या है ये, बस ऐसे ही छोड़ दिया। तो इन्होंने क्या करा, अपने पुस्तक में प्रकाशित करा। 1842 में एक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित करा, उसमें लिखा इस बात को। लेकिन फिर भी इन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखिए कई साल बाद यहाँ पर खोज हो रहा है, समझिए 1842 के बाद किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो ये सारे, और एक बात, तो पहली बार आपसे पूछा जाएगा किसने सूचना दी इसके बारे में, तो चार्ल्स मैसन ने, ठीक है। उस समय जॉन मार्शल के बारे में समझिएगा। ये सारे लोग थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग शहरों और नगरों के क्या करा, खोज करा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई एक तो नगर, आप कहेंगे भारत में कोई एक नगर तो मिलेगा नहीं, भारत में तो बहुत सारे नगर है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पंजाब। पंजाब तो राज्य हो गया, पंजाब के अलावा जैसे आपको चंडीगढ़ शहर मिल जाएगा, तो ये सारे, ठीक। तो ऐसे अगर कहेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के भी बहुत सारे आपको नगर और शहर मिलेंगे। प्रमुख स्थल कौन कौन थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कालीबंगन, बनावली, रंगपुर आदि। अब बनावली, रंगपुर, एक और बात आप समझिएगा, कहीं कहीं आप एक बहुत भी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, ध्यान समझिए। कहीं कहीं आप देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं हड़प्पा की सभ्यता लिखा रहता है, तो आपके मन में कन्फ्यूजन नहीं होता होगा कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता इसको कहें कि हड़प्पा की सभ्यता कहें, या ये अगर एगो नाम था तो दो गो नाम काहे लिए रखा गया? अगर पहले कौन रखा गया होगा, सिंधु घाटी सभ्यता कि हड़प्पा सभ्यता? आपके मन में कन्फ्यूजन होता होगा। तो चलिए आज इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए क्या हुआ था। सबसे पहले इसकी जो पहला जो शहर था वो हड़प्पा यहाँ खोजा गया था। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया, ठीक। हड़प्पा के बाद जो खोजा गया वो मोहनजोदड़ो यहाँ पर खोजा गया। और भी कई स्थल खोजे गए जो ये सिंधु नदी है, जो या तो सिंधु नदी के किनारे मिले या इसकी सहायक नदी है, रावी नदी है, इसके सहायक नदियों के किनारे मिले। तो ये काम करा गया कि ये जब ऐसे कुछ होता है ना कि जिस नदी या उसके सहायक नदियों के किनारे स्थल मिलते हैं, तो जो संस्कृति या सभ्यता के नाम रखा जाता है उस नदी के नाम पर ही रख दिया जाता है। तो इसका सबसे पहले नाम रखा गया सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन बाद में देखा गया कि बाद में कालीबंगन हो गया, ये बनावली हो गया, रंगपुर हो गया, ये सब अलग अलग जगहों पर मिलने लगे, जिनका सिंधु घाटी या उससे सहायक नदियों से कोनो कनेक्शन नहीं था, दूर दूर तक कनेक्शन ही नहीं है, ये अलग जगहों पर मिलने लगे। तब तो इधर गड़बड़ हो गया। जबकि नाम रखना था कैसे कि सिंधु की या उसके सहायक नदी के आसपास होने चाहिए, और ये उसके सहायक नदी के आसपास तो था ही नहीं। तो क्या करा गया समझिए। तो पुरातत्व विभाग का एक नियम होता है कि जब अलग अलग जगह पर शहर मिलने लगे तो उसके प्रथम जो शहर होता है उसी के नाम पर उस सभ्यता के नाम रख दिया जाता है। तो पहला शहर कौन सा मिला था? हड़प्पा, पहले स्थल पर। तो पहला स्थल हड़प्पा मिला था, उसी के नाम पर क्या रख दिया गया? हड़प्पा की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता भी हम लोग कहते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा नाम कैसे रखा गया। अब भौगोलिक विस्तार हम लोग देखते हैं, इसका भौगोलिक विस्तार कैसे कैसे है, ठीक है। भौगोलिक विस्तार मुख्यतः ये इसका आकार जो इसको माना जाता है, आकार त्रिभुजाकार माना जाता है। आप सवाल पूछिएगा, त्रिभुजाकार तो है नहीं, त्रिभुजाकार, ठीक है, आकार त्रिभुजाकार है। अब लेकिन ये त्रिभुजाकार आकार यहाँ पर तो बनाया नहीं है, लग रहा है कि कोई बड़ा सा झोला है, ऐसे लेकर जाने वाला है, ऐसा ही लग रहा होगा आपको, यही ना लग रहा है जी। लेकिन देखिएगा त्रिभुजाकार ये कैसे है।
समझिए। अब इसकी थोड़ा से देख लेते हैं, चौथाई देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से ये लगा हुआ है और कैसा कैसा है। सबसे उत्तर में इसका जो सीमा मिला हुआ है, यहाँ मांडा मिला हुआ है। कौन सा उत्तर में? आप कहेंगे यहाँ तक है, नहीं, ये सिर्फ ये डायग्राम बनाए हैं। ये मांडा सबसे उत्तर है, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिण में जो क्षेत्र मिला हुआ है दैमाबाद, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। देखिए यहाँ पर लिखे हैं दैमाबाद महाराष्ट्र में है। और सबसे पूर्वी जो सीमा मिला हुआ है, इसके बाद कोई शहर नहीं, आलमगीरपुर। कहाँ पर मिला? आलमगीरपुर जो कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में, मेरठ के पास, मेरठ। ठीक, उसके बाद सूतका गेंडोर सबसे दक्षिण में, ये वाला क्षेत्र है। कौन सा है? सूतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में मिला हुआ है। ये आप ऐसे डायग्राम बनाकर रख सकते हैं अपने पास। उत्तर में मांडा जो कि चेनाब नदी, अब नदी भी पूछ लिया जाता है, तो मांडा है चेनाब नदी किनारे, आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे, दायमाबाद परावरा नदी जो कि गोदावरी की सहायक नदी है उसके किनारे है, सूतका गेंडोर बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे है। ये बात को आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। साथ में इसका आकार तो बता ही दिए, त्रिभुजाकार है। अब त्रिभुजाकार देखिए, यहाँ से मिलाइएगा, त्रिभुजाकार हो जाएगा। ये यहाँ से त्रिभुजाकार, यहाँ से ये त्रिभुजाकार है। आप कहेंगे अरे ये तो बाहर ही चला गया, इसी में नहीं, इतना ही देख लिया जाता है नॉर्मल। ये पूरा परफेक्ट आकार तो थोड़े कोई मिलेगा? बताइए, हम कह दें चलो इसका नाम तुम रखो, अपना नाम रख दीजिए, बताइए तो कौन सा आकार का है? हमको क्षेत्रमिति में बताइए कौन सा आकार का। 2D में ही बताना है, 3D में तो आप बताएंगे भी नहीं। जो स्थलों पर चीज़ें रहती है उसको 3D में बता भी नहीं सकते हैं आप। अब बताइए इसका कौन सा नाम रखेंगे? वृत्त कहेंगे क्या इसको? आयत कह देंगे? वर्ग कह देंगे क्या? यही ना आप नाम रखेंगे, आयत, वर्ग। और क्या नाम रखेंगे? त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुजाकार इसको क्या कहा गया? कहा गया। ठीक है, अब इसकी देख लेते हैं लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं, मतलब उत्तर से। अब देखिएगा, इसकी इसकी थोड़ा सीमाएं पूछ दी जाती है और ये भी पूछ दिया जाता है इसका क्षेत्रफल कितना मिला हुआ है। सबसे पहले ही आपको बता दें हम कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा अभी उत्खनन नहीं हो पाया है। और पूरा उत्खनन न होने का सबसे बड़का रीजन ये है कि इसका देखिए चालू ही कब, 1921 में आज़ादी की लड़ाई इधर चल रही थी और बहुत सारे स्थलों को खोज हुआ। तब तक हम लोगों का क्या हुआ, आज़ादी मिला और भारत का बंटवारा हो गया। भारत का बंटवारा होते ही सब कहाँ चले गए होंगे? पाकिस्तान में सब चले गए। और पाकिस्तान में जाने के बाद वहाँ ये सब काम क्या करा गया? ठप कर दिया गया। ठीक, बंद हो गया। कुछ जगहों पर मोहनजोदड़ो सिंधु में, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में कुछ जगहों पर पानी भी भर गए हैं तो वहाँ पर। लेकिन भारत के जो क्षेत्र अभी भी देखिएगा, कहीं कहीं हरियाणा वाला क्षेत्र में अभी उत्खनन चल ही रहा है। भारत में चल रहा है लेकिन पाकिस्तान वाला में बंद कर दिया गया। तो पूरा एग्जैक्ट डाटा किसी के पास नहीं मिल पाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जैक्ट डाटा कितना दूर में फैला हुआ था। लेकिन जितने भी प्रमाण मिल पाते हैं उसके आधार पर एक डाटा दिया गया जो आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि उत्तर से दक्षिण, यहाँ से मान लो पूछ लिया जाएगा उत्तर से दक्षिण का जो एरिया है वो कितना दूर में विस्तृत है। तो देखिए, जब भी आपसे पूछा जाएगा उत्तर से दक्षिण वाला, दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है, दिखाई दे रहा ना? हाँ, ठीक है, 1100 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा पूरब से पश्चिम वाला लंबाई पूछ लिया जाएगा, पूरब से पश्चिम वाला लंबाई, पूरब ये है, सॉरी, पूरब से पश्चिम वाला, या पश्चिम से पूरब कह लीजिए, पूरब से पश्चिम, पश्चिम वाला लंबाई ये 1600 किलोमीटर है। ठीक है, 1600 किलोमीटर है इसकी लंबाई। अब ओवरऑल क्षेत्रफल इसका कितना कहा जाता है? क्षेत्रफल, ओवरऑल क्षेत्रफल जो कहा जाता है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर यानी 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में होता है। तो ये इतना आप लोगों ने समझ लिया, इसका क्षेत्रफल ये सब समझ लिया। अभी हम लोग एक एक डिटेल करके इसके शहरों के नाम, शहरों के बारे में सब कुछ समझेंगे, बस धैर्य के साथ आप देखते रहिए। ठीक है, इसको मिटाएंगे नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, आकार त्रिभुजाकार है, इतना कुछ समझ लिए और इसका क्षेत्रफल भी सब कुछ देख लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसकी नगर योजना, क्योंकि सबसे फेमस ये था ही इसलिए इसकी नगर योजना, इसका पावर क्या है, इसका स्ट्रेंथ क्या था? नगर योजना से, इसीलिए इतना फेमस हो पाया। ये इसके समकालीन सभ्यता, चाहे मिस्र हो गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया या सुमेरियन सभ्यता हो गया, इस सभी सभ्यताओं से ऊपर था। क्यों? क्योंकि मिस्र हो गया या मेसोपोटामिया हो गया, वहाँ देखिएगा तो राजा का शासन चल रहा था, राजतंत्र चल रहा था। और वहाँ की जनता जो थी नॉर्मल घरों में ऐसे ही रह रही थी, ऐसे ही मतलब नॉर्मल एकदम मिट्टी वाला घरों में ऐसे ही करके रह रही थी। लेकिन यहाँ की जनता कहाँ रह रही है? यहाँ की जनता जो रह रही है नगरों में रह रही है, इसीलिए ये इतना फेमस था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कोई बड़ा राजा का प्रमाण नहीं मिल पाता, बिना राजा का प्रमाण हुए भी इतना बेहतरीन तरीका से विधि व्यवस्था को चलाना, मतलब कुछ ना कुछ शासन प्रणाली रहा होगा।
अब जो भी शासन प्रणाली रहा हो, राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, दोनों में से किसी का प्रमाण बेहतरीन तरीका से नहीं मिल पाता है कि केवल में किसका प्रमाण है। कुछ लिखित मिले तब ना, लिखित तो मिला है, ऐतिहासिक काल में पढ़ रहे हैं मतलब लिखित तो मिला होगा, लेकिन दिक्कत यह है ना कि उसको हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। लिखा तो है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं सकते। वैसा हमको भोजन दिया जाए कि भोजन तो है लेकिन हम उसको खा नहीं सकते हैं, तो बताइए उसका स्वाद हम बता सकते हैं कैसा स्वाद है? नहीं बता सकते। देखकर किसी भोजन का स्वाद थोड़े बताया जा सकता है। आप कहेंगे नहीं नहीं गुलाब जामुन को हम देख लेते तो स्वाद बता देंगे कि मीठा है। कैसे भरोसा आप कर सकते हो गुलाब जामुन मीठा ही होगा? अब ऐसे ही पर खाया है तभी तो बताया है आपने ना। ऐसा कोई मिठाई रख दे जो ऐसे कोई चीज़ रख दे जो कभी खाया ही नहीं, उसका स्वाद आप बता ही नहीं पाएंगे। चलिए नगर योजना के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। इसकी नगर योजना कैसी थी? ठीक, नगर योजना को देखने से पहले नगर योजना जो मुख्यतः इसकी नगर योजना ही फेमस थी। नगर योजना क्यों फेमस थी? क्योंकि नगर योजना किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था? यहाँ के पर्यावरण। नगर योजना की विशेषता क्या थी? जो ये और एक बात, ये नदियों के किनारे थे, जितने भी स्थल थे मैक्सिमम स्थल नदियों के किनारे ही थे। नदियों के किनारे होने के कारण ये सब सारे लगभग सारे, कुछ को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे जो स्थल थे, वो अब बताएंगे भी कौन कौन स्थल में किलाबंदी नहीं थी। सारे स्थलों में किलाबंदी थी, लेकिन सबके किला एक जैसे नहीं होते थे। सबके किला का आकार अलग अलग होता था, ढंग अलग अलग होता था। लेकिन एक हम ओवरऑल मान के चलते हैं कि ऐसा इसका नगर का स्वरूप था। किस पर मान कर चलते हैं हम? सबसे पहले ये क्या कहते हैं, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो को मिला हुआ है। इसी की जो नगरीय संरचना, उसी को पूरा ओवरऑल मान लेते हैं। ऐसे ही सिंधु घाटी की सभ्यता है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की नगर है। नगर और नगर बसाए कैसे गए थे? पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जल निकासी प्रणाली बेहतरीन, पर्यावरण का बेहतरीन जल निकासी प्रणाली बेहतरीन, सड़क बेहतरीन और भवन निर्माण कला बहुत बेहतरीन रहा होगा। ये सब सर जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बेहतरीन इंजीनियर रहे होंगे और उन्हीं के निर्देशन में ये सारे भवन और सब सड़कों का निर्माण किया गया होगा। इसीलिए इतना बेहतरीन भवन और सड़कों का निर्माण हो पाया हो। ठीक है, आप गांव में देखते नहीं है भवन और सड़कें, हर किसी का मतलब अलग अलग भवन और सड़कें भी ऐसे, सड़कों में भी ऐसे होता है कि लोग अपने दरवाजा के आगे क्या बना लेते हैं, ऐसे एगो सीढ़ी बनाएंगे खुद को चढ़ने के लिए, एगो सीढ़ी बनाएंगे बाइक को चढ़ने के लिए, एगो सीढ़ी बनाएंगे उसके क्या कहते हैं कार को चढ़ने के लिए। मतलब अलग अलग तरीके की सीढ़ियाँ वहाँ पर बनी हुई होती है। सीढ़ी कहाँ होता है? जमीन बाहर नहीं है, रास्ता पर ही बनाएगा, कौन रोक देगा हमको? ऐसे विचार रहते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। अभी मत समझिए कि इधर के लोग बहुत सीधे होंगे इसलिए यहाँ पर कोई विचार नहीं था। सीधे नहीं है, लोगों को सीधा करना पड़ता है नियम बनाकर। सारे काल के लोग एक ही जैसे होते हैं। अब नगर योजना में देखिए कौन कौन हम लोग को पढ़ना है। भवन निर्माण यहाँ पर पढ़ना है, और उसके बाद मार्ग यहाँ कैसे थे, नालियाँ कैसी थी और किला कैसा था। तो सबसे पहले बाहरी संरचना पढ़ लेते हैं हम लोग को, किला कैसा था। ठीक, किले की संरचना क्या थी? किला मुख्यतः आयताकार होता था। किस आकार का होता था? आयताकार। अब आयताकार समझिए, किला मुख्यतः आयताकार होता था। ठीक है, आयताकार। ये लगभग वर्गाकार आपको दिख रहा होगा, लेकिन समझ लीजिए आयताकार। और आयताकार में भी ये किस आकार का रहता था और क्या रहता था, इसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा देख लेते हैं। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, चलिए देखिए ये हो गया। और यहाँ से एंट्री पॉइंट हम बना देते हैं, यहाँ से हम एंट्री पॉइंट बनाते हैं कि चलो मान लेते हैं ये इसका मुख्य दरवाजा हो गया। क्या हो गया? मुख्य दरवाजा। और देखिए समझिए आप, आयताकार और किले की जो दीवारें थी, किले की जो प्राचीर था, दीवार तो 36 फीट चौड़ा था। इसकी चौड़ाई कितनी थी? 36 फीट। इमेजिन करिए तो 36 फीट, इमेजिन थोड़ा करिए, सोचिए तो 36 फीट कितना रहा होगा। कभी पाइप देखते हैं फीट में? आप और हम कितना फीट होते हैं? 5.5-6 फीट। और ये हम लोगों से कितना गुना है? 7 गुना अधिक। 6 से 7 गुना अधिक है ये, समझ लीजिए। 36 फीट चौड़ा, एकदम पूरा दूर तक 36 फीट चौड़ा। इसकी चौड़ाई कितनी? 36 फीट। और ऊंचाई कितना? 45 फीट ऊंचा रहता था। आप कहेंगे इतना विशाल क्यों बनाया जाता होगा ये किला? क्यों? क्योंकि किस चीज़ से सुरक्षा के लिए, इनकी सुरक्षा किस चीज़ से चाहिए थी? एक बात बताइए तो, थोड़ा अनुमान लगाइए आप। यहाँ पर दिखाई देगा ना, हाँ। सुरक्षा किस चीज़ से चाहिए थी इन लोगों को? किला में सुरक्षा किस चीज़ से चाहिए होगी? नदी के किनारे था तो किस चीज़ से? बाढ़ से।
बाढ़ से। इतना बेहतरीन इतना बेहतरीन जो सभ्यता होती है, बेहतरीन चीज़ें होती है, हर सुंदर चीज़ को बचाने के लिए कुछ क्रूरता वाली चीज़ें रखनी होती है। नहीं रखिएगा तो सुंदर चीज़ बच नहीं पाएगा। गुलाब को बचाने के लिए कांटे होते हैं, वैसे ही हर चीज़ को बचाने के लिए, हर बेहतरीन चीज़ को बचाने के लिए कुछ ना कुछ खूंखार चीज़ें उसके आसपास होनी चाहिए। खूंखार चीज़ें क्या थी? किला था। तो यहाँ लुटेरे भी तो रहते होंगे बाहर वाले। ऐसा थोड़ा था कि पृथ्वी पर सिर्फ यही लोग थे, सिर्फ सिंधु घाटी वाले ही थे, बाहरी भी तो लोग थे ना। लुटेरों से, लुटेरों से, ठीक है, बाढ़ से, लुटेरों से, ठंडी हवाओं से, ठंडी ठंडी हवाओं से, हवाओं से, ठंडी हवाओं के अलावा, ठंडी हवाओं के अलावा और किस चीज़ से, और किसी चीज़ से ये बचाया जाता होगा? प्राकृतिक कोई अन्य आपदा, अन्य प्राकृतिक आपदा, अन्य प्राकृतिक आपदा, अन्य प्राकृतिक आपदा, जैसे बड़ा सा तूफान आ गया, तूफान को भी तो रोक सकता है ना, इतना फीट ऊंचा है, रोके नहीं देगा। और एक और बात समझिए, तो किला इतना समझ में आ गया, इतना लंबाई, इतना ऊंचाई चौड़ाई। किला से जो मुख्य मार्ग होता था, ऐसे होता था मुख्य मार्ग, ऐसे सीधा यहाँ पर जुड़ा होता था, 4 गो गेट होते थे इधर, ऐसे करके 4 गो यहाँ से गेट, और यहाँ से ऐसे। लेकिन ये मुख्य मार्ग चौड़ा होता था, ये गेटवा पतला होता था, ये सब गेट पतले होंगे। यानी 4 गो, एक किला में कितने दरवाजे, मतलब कितना निकासी वाला व्यवस्था होता था? 4 गो, 4 गो होता था। लेकिन ये सब निकलने वाला तो होता था, एंट्री पॉइंट कितना था? 1, और निकलने वाला कितना हो गया? 3, मतलब कुल 4 गो हो गए। और यहाँ पर, यहाँ गोल ऐसे बनाया हुआ रहता था, गोल, यहाँ गोल बना दिएगा, इधर से आप जाइए आइए कुछ भी करिए, उससे कोनो दिक्कत नहीं है। मार्ग के बारे में समझेंगे तो इस मार्ग के बारे में हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। इस तरीका से ये लोग क्या होता था, किला समझ लिए, किला के दीवारें समझ लिए, यहाँ मुख्य मार्ग पर यहाँ पर दरवाज़ा लगाया रहता था, और इतिहासकारों का अनुमान है कि यहाँ पर सुरक्षा गार्ड भी यहाँ पर रहते थे, ठीक है। ऐसे होता था। और इधर घर बनाए होते थे, इधर घर, ये घर, ऐसे करके घर, और इधर गलियाँ भी होती थी, गली। अब मार्ग के बारे में देख लेते हैं। मार्ग एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। देखिए ये एक दूसरे को किस पर काट रहे हैं? समकोण पर काट रहे हैं। एक और बेहतरीन बात देखिएगा, जो घर मुख्य मार्ग पर अवस्थित था, मान लो ये मुख्य मार्ग पर अवस्थित था, ठीक है, जो घर मुख्य मार्ग पर अवस्थित था उसका दरवाजा यहाँ मुख्य मार्ग की तरफ या खिड़की नहीं खुलता था। किधर खुलता था? इधर गली में। गली से आप ई मत तत्पर लगा लीजिए कि अरे गली पतला था तो गली होगा, पतला गली नहीं, तो वो बताएंगे कितना चौड़ा गली था आपको। तो इधर खुलता था, कहाँ? इधर। क्यों? क्योंकि मुख्य मार्ग बहुत चौड़ा था और बहुत आवागमन था। अगर मुख्य मार्ग पर खोल दिया जाए ये घर के दरवाजे, तो सब धूल गर्दा उड़कर कहाँ चला जाएगा? घर में। आप इस समय देखिएगा, लोग गाँवों से हटकर शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, हाईवेज के किनारे शिफ्ट हो रहे हैं, और उनको लग रहा है कि बहुत बढ़िया जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं, और वहाँ उनको ही नहीं पर सारा धूल गर्दा उड़कर कहाँ पर पड़ेगा? उनके घरों में पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करा गया था? ये ऐसे घर की संरचना बनाई गई थी। अब देखते हैं मुख्य मार्ग की चौड़ाई कितने, 22 से 29 फीट इनकी चौड़ाई होती थी। कितनी चौड़ाई? 22 से 29 फीट चौड़ाई, कहीं कहीं 22 फीट, कहीं कहीं 29 फीट चौड़ाई होती थी, ठीक है। ये एवरेज माना गया। अब देखिए इसकी चौड़ाई एग्जैक्ट पता नहीं चल पाती है। ऐसा क्यों होता है कि एग्जैक्ट पता नहीं चल पाती है? इसलिए कि इतना टूट फूट गया है ये ना। आप कहेगा कि 22 और 29 करिएगा यहाँ पर तो कम ज़्यादा हो जाएगा। देखिए इतना टूट फूट गया है ना, अभी तक परमार थोड़े बचेगा। आप समझिए ये समय जो कब का है, 2500 से 1700 ईसा पूर्व पहले की बात है। बहुत कुछ हुआ होगा बीच में, तो इसलिए अब इसकी चौड़ाई मुख्य मार्ग के समझ लिए। और ये मोहल्ला वाला गली का 4 से 7 फीट चौड़ा। अब देखिए 4 से 7 फीट चौड़ा कितना, एक बैलगाड़ी आज चला जाएगा। इसमें मुख्य रूप से व्यापार बैलगाड़ी से होता था। कौ गो बैलगाड़ी आ जाएगा 22 फीट में? और मान लगाइए तो कौ गो बैलगाड़ी एक साथ आ जाएगा, चल जाएगा। एक बैलगाड़ी के लिए कितना, एक बैलगाड़ी के लिए कितने चौड़ाई चाहिए होता है? 5 फीट, 10 फीट चौड़ाई चाहिए होता है, मानते हैं 10 फीट। तो अगर इसको मान लें 29 फीट, तो 3 बैलगाड़ी आ जा सकता है। मतलब 2 बैलगाड़ी बढ़िया से, एगो बैलगाड़ी चला जाएगा, एगो क्या हो जाएगा? आ जाएगा। बेहतरीन तरीका से 2-3 लोग आ भी चले जाएंगे, पैदल वाले लोग भी आ जाएंगे, चल जाएंगे। ऐसा नहीं कि गली एकदम मतलब एकदम संकीर्ण होगा। और यहाँ पर एक बैलगाड़ी आ सकती है, लेकिन बैलगाड़ी इसमें तो आती भी नहीं थी। 4 से 7 फीट की इसकी चौड़ाई थी, जो लोग इधर से निकलने वाले लोग थे।
अब एक और बात, तो मोहल्ले के मार्ग के बारे में समझ लिया, मार्ग कैसा होता था, ये मार्ग ये और यहाँ पर दरवाजे लगाए हुए होते, ठीक है। नालियों के बारे में से थोड़ा समझिए, नालियाँ कितनी बेहतरीन थी यहाँ की। नाली जो थी, नाली दो प्रकार की नालियाँ थी यहाँ पर। एक नालियाँ छोटी नालियाँ होती थी गली मोहल्ले में, ये वाला नाली है जो घर से निकलने वाली पानियों को यहाँ एकत्र होता था। एक नाली चौड़ी होती थी जो मुख्य मार्ग से ही सटा होता था। तो ये नालियाँ यहाँ से निकल कर, ये नाली यहाँ से निकल कर और कहाँ पर मिल जाती थी, यहाँ सड़क वाले मुख्य सड़क के जो किनारे नालियाँ बनाई गई होती थी यहाँ मिल जाती थी, और ये जाकर यहाँ शहर से बाहर निकल जाती थी, ठीक है। और ये गली वाला नाली होता था, और ये सब नालियाँ बेहतरीन तरीका से बेहतरीन ईंटों से बनाई गई थी, और बेहतरीन ईंटों के साथ साथ इन नालियों को लीकेज ना करे। नाली लीक मतलब समझते हैं, पानी इधर उधर, ये नहीं कि पानी यहाँ अंदर चला जाए, इधर इधर नहीं। इसको बेहतरीन तरीका से प्लास्टर, बेहतरीन तरीके से प्लास्टर किया गया था। किससे? इस समय आप नाम जानते, पेरिस का नाम जानते होंगे, ठीक है। पेरिस उसी से करा गया था, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, पेरिस से इसमें प्लास्टर लगाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मार्ग के बारे में समझ लिए बेहतरीन तरीका से क्या क्या था, इसको डायग्राम आप बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नगर योजना में ही हम देखते हैं थोड़ा सा और। नगर योजना 3 प्रकार की भवनें यहाँ पर मिली है। भवन कितने प्रकार के मिला है? 3 प्रकार के यहाँ पर भवनें मिली हुई है। कौन कौन सी भवन है? सबसे जो पहला भवन था वो आवासीय भवन था, दूसरा बाजार में जो भवन थे वो, और तीसरा सार्वजनिक भवन था। तो आवासीय भवन, आवासीय का मतलब रहने वाला, आप विद्यालयों का भी नाम पढ़ते होंगे, आवासीय विद्यालय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिडेंशियल स्कूल। आवासीय विद्यालय का मतलब ऐसा विद्यालय होता है जहाँ बच्चे रह कर पढ़ते हैं, वो आवासीय विद्यालय होता है। जैसे नवोदय हो गया आवासीय विद्यालय है, सैनिक स्कूल आवासीय विद्यालय है, कुछ आवासीय विद्यालय प्राइवेट भी होते हैं। तो ये आवासीय का मतलब जहाँ लोग आवास करते हैं, जहाँ लोग रहते हैं। तो आवासीय भवन, कितने प्रकार के भवन मिले हैं? एक बड़े भवन मिले हैं, बड़े भवन, फिर मंझोले, छोटे, गुलाम के बैरक, मजदूर का मोहल्ला। यहाँ पर देखिएगा इस किला के अंदर, ध्यान रखिएगा, किला के अंदर, और ये किला का जो वर्णन कर रहे हैं परफेक्ट 2 ही नगरों पर ये ऐसा किला मिलेगा। कहाँ? कौन कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे नगर हैं जो इधर क्षेत्र में है, जो इधर राजस्थान वाले क्षेत्र में जो नगर आपको दिखेंगे, ये नगरों में इतनी बेहतरीन सुरक्षा नहीं मिलेगी आपको। क्यों नहीं मिलेगी? हरियाणा वाला क्षेत्र में क्यों नहीं मिलेगी इतनी बेहतरीन सुरक्षा? क्योंकि यहाँ इतने बड़े बड़ी नदी नहीं है, सिंधु जितनी बड़ी नदियाँ नहीं है, तो नहीं है तो इतना नहीं है तो नहीं बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इतना बेहतरीन आपको किला नहीं मिलेगा देखने के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर बात करा जाए कि नगर योजना बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वाला बता देते हैं, बस वही बेहतरीन तरीका से उसी को बताते हैं। और 2 तरीका था, 2 भागों में यहाँ पर बांटा गया था। एक 2 गो मोहल्ला यहाँ पर 2 तरीके से था। एगो उच्च थोड़ा सा उच्च श्रेणी का था, एगो थोड़ा सा निम्न श्रेणी का था। उच्च श्रेणी पर वो लोग रहते जो बड़े व्यापारी होते, बड़े, जिसको शासक वर्ग भी कहा जाता है, लेकिन शासक वर्ग होने का प्रमाण यहाँ नहीं मिला है उनको। और जो छोटे मजदूर हो गए, गुलाम हो गए, या छोटे व्यापारी हो गए, वो निचले देखिए, एगो ऊपरी जगह यहाँ पर था, क्षेत्र था, एगो निचला सतह था। निचला सतह पर ये लोग रहते थे, छोटे लोग, और ऊपरी सतह पर बड़े लोग रहते थे। 2 भागों में था ये किला। चलिए, तो आवासीय में देखते बड़े, और बड़े आवासीय भवनों में क्या क्या होता था, ध्यान से समझिएगा क्या क्या होता था, मन हो तो नोट कर लीजिए। बड़े में क्या क्या होता था, लिखने वाला जगह अभी तो नहीं है। बड़े आवासीय भवन में हम ऐसे ही बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा। इस बड़े आवासीय भवन में एगो गेस्ट रूम होता था। गेस्ट रूम को हिंदी में क्या कहते हैं अब पता नहीं, अब गेस्ट रूम को हिंदी में क्या कहते हैं उसको आप देख लीजिएगा, हिंदी में गेस्ट रूम को क्या कहते हैं। एगो गेस्ट रूम रहता था, एक किचन रहता था जिसको रसोई घर तो कहते हैं, एक स्नानागार रहता जिसको क्या कहते हैं, बाथरूम कहते हैं, एक स्नानागार होता था, एक कुआं रहता था, ठीक है। और 1-2 छोटे छोटे और भवन रहते थे, छोटे छोटे भवन, ठीक। तो मतलब बड़े भवनों में ये मंझोले भवन और छोटे भवन में क्या होता था, एक किचन हो गया, एक स्नानागार हो गया, एक कुआं हो गया। कुआं इसमें भी होता था, हर घर में कुआं आपको मिलेंगे। आप इस समय गाँव में पहले के लोगों से पूछ लीजिएगा तो एक ही कुआं होता था। बहुत लोग सार्वजनिक कुआं हो गया, बहुत लोग उस पर पानी भरते थे। यहाँ स्पेशल एक कुआं एक घर में था। एक कुआं हो गया, एक किचन हो गया, एक बाथरूम हो गया, ठीक। और उसके अलावा एक छोटा सा एक कमरा हो गया, घर हो गया। तो ये ऐसे छोटे में भी ऐसे ही गुलाम के बैरक। और ये देखिए गुलाम के बैरक कैसे होते थे, गुलाम वहाँ पर बड़े, यहाँ पर जो बड़े व्यापारी होते थे उसके सामने भी उनका घर होता था गुलामों का।
कुछ गुलाम ऐसे होते जो इनको सेवा करने के लिए हमेशा रहते थे, तो वहाँ पर और कुछ गुलामों का अलग मोहल्ला ही बसाया गया था। दो तरीके के गुलाम थे, कौन कौन? एक उसके ठीक सामने ही रहते थे, क्या जिसके जो बड़े व्यापारी है उसके गुलाम उसके सामने रहते थे, और दूसरे उनका अलग मोहल्ला था, मजदूरों का एक अलग मोहल्ला था। जहाँ पर बड़े व्यापारी रहेंगे वहाँ मजदूर रहेंगे, ये कन्फर्म है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आवासीय भवन इतने तरह के हो गए, रहने वाले भवन इतने तरह के आपको मिलेंगे। बाजार कैसे होते थे? बाजार आपको पता है कि मुख्य रूप से बाजार यहाँ चौराहे पर लगाया जाता था। बाजार कहाँ लगाया जाता था? चौराहे, इधर है, इसी चौराहे पर बाजार लगाया जाता था। चौराहे पर बाजार लगाया जाता था। दुकानें सड़क की ओर, इसके दुकानें का दरवाजा कहाँ पर? सड़क की ओर खुलता था। जो दुकान था उसका, घर की बात नहीं कर रहे हैं, दुकान, और दुकान के ठीक पीछे उसी व्यापारी का घर होता था। अब ये देखिए, कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं दुकान सामने कर लेंगे, घर अंदर होगा। ठीक वैसे ही दुकान यहाँ पर सामने होता था और घर कहाँ होता था? अंदर। ठीक है, तो ये सड़क की ओर हो गया, सड़क की ओर, ये मतलब सामने एकदम दरवाजा खुलता था, खिड़की भी सामने ही खुलता था। किसका? दुकान का। तो ये बाजार हो गया, बाजार ऐसे लगता था। और कुछ बाजार यहाँ यहाँ बहुत जगह था। आप ये मत सोचिएगा इतना जगह, बहुत जगह है यहाँ, बहुत जगह। आप कहेंगे इतना, इतने कम जगह में इतना बढ़िया व्यापार हो जाता था? अरे बहुत जगह था। व्यापार ये बाजार करने के लिए बहुत बड़ा जगह हो जाता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ गोला बहुत दूर तक है, इधर बहुत दूर तक बाजार लगता है। अब देखे नहीं है बाजार में कितना दूर तक बाजार लगता हुआ जाता है। स्नानागार, अब सार्वजनिक भवन में देख लेते हैं जो सब यूज करते हैं, जिस भवन को सब यूज करते थे उसमें क्या? स्नानागार। और सबसे बेहतरीन स्विमिंग पूल जिसको कहा जाता है, कहाँ पर स्नानागार मिला हुआ है? बेहतरीन और बड़ा स्नानागार ये मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। और स्नानागार इतना बेहतरीन था जिसको अभी पोखरा कहते हैं गाँव में। गाँव में क्या कहते हैं? पोखरा। छठ अगर आपने किया होगा इस साल या छठ आपने देखा होगा, तो अक्सर गाँव में छठ पोखरा में होता है। ठीक, तो पोखरा में छठ होता है, तो जो पोखरा होता है, ठीक, इसको पोखरा बोलेंगे, या आप इंग्लिश वाला भाषा में अगर शहरों में आप रह रहे होंगे तो उसको सोसाइटी में स्विमिंग पूल बोला जाता है। ठीक, तो उस समय का स्विमिंग पूल था। इसमें बेहतरीन ईंटों का प्रयोग किया गया था, और इसमें भी पेरिस का प्रयोग करा गया था, इसको इसको बीच बीच में, ताकि लीकेज ना करे। इसमें क्या किस चीज़ का? पेरिस का प्रयोग करा गया था, इसको स्नानागार को बेहतरीन बनाने के लिए। स्नानागार में कैसा स्नानागार होता था? ये स्नानागार हो गया ना, एक तरफ से निकलने वाला गंदा पानी, एक तरफ से डालने वाला पानी का व्यवस्था था। ठीक है, और ये बेहतरीन होता था ये। और एक और बात, इसमें सार्वजनिक सबके लिए होता था, कोई पवित्र कोई दिन हो गया जिसमें सभी लोग नहाए। और साथ में ये बगल में क्या बनाया गया था? बगल में यहाँ पर इसको कपड़ा चेंज करने के लिए छोटे छोटे भवन बनाए गए थे, जिसको पवित्र स्नानागार कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? पवित्र स्नानागार कहते हैं। अब इसकी भी लंबाई चौड़ाई आप जानने की कोशिश करेंगे। आपको इसके एग्जैक्ट लंबाई चौड़ाई तो नहीं मिल पाता है, लेकिन हम बता देते हैं, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। लंबाई जो इसकी होती थी 14 मीटर, कहीं कहीं 12 मीटर भी मिलेगा, 14 मीटर। और चौड़ाई जो होती थी वो 7 मीटर। ये सारे जगह 7 मीटर ही आपको मिलेगा, ये इसमें सिर्फ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। लंबाई 14 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, और गहराई लगभग 3 मीटर गहरा होता था। कितना मीटर? 3 मीटर गहरा। गहराई कितनी? गहराई 3 मीटर होता था, 3 मीटर। तो ये इतना है। ठीक है, अब सभा भवन क्या होता था? सभा, वहाँ पर लोगों को मीटिंग भी तो होता होगा ना, तो सभा भवन होता था। और ये सभा भवन का प्रमाण कैसे मिला कि ये सभा भवन था? एक बड़ा सा सिंहासन बनाया गया था, कई छोटे छोटे बगल में सिंहासन बनाए गए थे। तो ये इतना उससे मालूम चल जाता था कि हाँ, इसको सभा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हर चीज़ का अनुमान कैसे लगा? जो हम लोग अभी जिस चीज़ का यूज करते हैं उसी का अनुमान उस समय भी लगाते थे हम लोग। और भी बहुत बेहतरीन तरीके से एक इसका शहर के नाम देखेंगे और पढ़ेंगे। अन्नागार, दोनों जगहों पर अन्नागार था, हड़प्पा में भी था और मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार मिला है। लेकिन मोहनजोदड़ो वाला अन्नागार बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत आपसे पूछा जाएगा तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा। होटल का भी साक्ष्य मिला हुआ है, और इधर है होटल मिला हुआ है। बाजार के समीप में क्या मिला हुआ है? होटल। की बाहरी व्यापारी भी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे, तो लोग होटलों में रहते थे। समझ लीजिए सब बेहतरीन सुविधा उस समय थी। ये एक बेहतरीन ये सभ्यता थी। तो हमें लगता है कि इतना कुछ आपको समझ में आ गया होगा। मन हो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और इसके बाद हम लोग अगले भाग में अगले भाग में इसको बेहतरीन तरीक़ा से और पढ़ेंगे। और कोई भी आपको इसमें डाउट हो रहा हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।